आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे पॉलिटी, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। तो देखो, इसको हम पढ़ रहे थे दो फेज में, दो चरणों में। पहला फेज हम पढ़ चुके थे कंपनी रूल 1773 से 1857। इसके बाद आया था आपका क्राउन रूल, इसके बाद आया था आपका क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल 1858 से 1950। तो इसमें हम पढ़ चुके थे ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत होता क्या है, जो महारानी विक्टोरिया है, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। और जो भारत का गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, उसे अब कहा जाने लगा वायसराय। तो सबसे पहला वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। और सबसे अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। अब इसी के तहत इसी कड़ी में आता है 1884 से 1888 तक वायसराय बन के लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन एक जो रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर था, उसे एक काम देता है कि आप ऐसा कीजिए, भारतीय लोगों में से शिक्षित लोगों का एक संगठन बनाइए। तो होता क्या है, 1885 में A.O. ह्यूम क्या बनाता है, कांग्रेस नाम का एक संगठन बनाता है, जिसमें कि भारतीय शिक्षित लोगों को लिया जाता है। अब कांग्रेस वर्ड आप बोलें लिया कहाँ से है, तो हम जानते हैं कि कांग्रेस वर्ड लिया है आपका यूएसए से, क्योंकि यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसे क्या बोला जाता है, कांग्रेस। ठीक है, अब होता क्या है, जब कांग्रेस का गठन हो गया, तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो बोले कि हमें भारतीय राज व्यवस्था में प्रतिनिधित्व चाहिए। तो अंग्रेजों से उन्होंने बोला कि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व चाहिए। तो इसी के तहत 1889 में भारतीय शासन अधिनियम आता है। 1889 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। तो इससे सबसे पहले क्या होता है, देखो, इसी 1889 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसी एक्ट में सबसे पहले जो निर्वाचन वर्ड है ना, वर्ड निर्वाचन, इलेक्शन, निर्वाचन, शब्द निर्वाचन का भारत में पहली बार यूज किया जाता है। शब्द निर्वाचन का भारत में पहली बार उपयोग में लाया जाता है। या यूज में लाया जाता है। तो देखो, अब यह एक्ट आया किसके थ्रू था, भारतीयों को खुश करने के लिए। जब भारतीयों को खुश करने के लिए आया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारतीयों को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने क्या दिया, ठीक है, इस एक्ट के तहत एक ऐसा क्या प्रावधान दिया कि भारतीय लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। परंतु बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया, अधिकार नहीं मिला।
ठीक है। हुआ क्या कि आप लोग मतलब जो इंडियंस हैं, भारतीय, अब बजट पर बहस होगी तो ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उसमें वोट नहीं दे सकते। ठीक है, इसी के तहत एक केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है। केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा की स्थापना होती है, जिसमें होते हैं आपके 60 सदस्य, 60 मेंबर्स, जिसमें होते हैं आपके 60 सदस्य। तो सबने नोट कर लिया होगा, रब कर दें। समझ में तो आ रहा ना सभी लोगों की में। देखो इसी के तहत, अब इसी के तहत आगे होता क्या है, 1899 में, 1899 से 1905 में भारत का वायसराय बन के आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये बन के आता है वायसराय। ठीक है, अब जब यह वायसराय बन के आता है तो इसी वायसराय को कहा गया है भारत का बदनाम वायसराय। भारत का बदनाम वायसराय क्यों? क्योंकि इसने आते ही अपनी मंशा दिखा दी थी। इसने आते ही देखो इसने क्या किया कि यदि हमें भारत पर शासन करना है तो हमें भारतीयों में जो हिंदू और मुस्लिम है, जो कि भारतीय है, इनमें जो भाईचारा है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, इस भाईचारे को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसी के तहत यह करता क्या है, 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन करता है। बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन करता है, बंगाल को दो भागों में बांट देता है। एक भाग में करता क्या है, एक भाग में हिंदुओं को मुसलमानों से 4 गुना रखता है, दूसरे भाग में क्या करता है, मुसलमानों को हिंदुओं से 3 गुना रखता है, जिससे कि इन दोनों में मतभेद हो, इन दोनों में फूट पड़े। ठीक है, इसी के नेक्स्ट साल, इसी के नेक्स्ट ईयर 1906, 1906 में क्या होता है आपका सूरत का अधिवेशन होता है। 1906 में क्या होता है, 1906 नहीं 1907 में होता है आपका सूरत का अधिवेशन। 1906 में होता है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ठीक है, इसके नेक्स्ट ईयर होता है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है आगा खां के द्वारा। आगा खां कहाँ पर होती है, यह होती है ढाका में, यह होती है ढाका में। इसी के नेक्स्ट ईयर, इसी के नेक्स्ट ईयर 1907, 1907 में होता है सूरत का अधिवेशन। सूरत का अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाती है, 2 दलों में टूट जाती है कांग्रेस। एक होता है गरम दल, एक होता है आपका नरम दल। इसको हम डीपली पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे कि अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन कब कब होते हैं, सब कुछ डीपली पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यह सब आप लोगों ने नोट कर लिया, बता दीजिए मेरे को, रब कर दें। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम के नाम से ना आते हुए वो जो ठीक है, भारत में राज्य सचिव और वायसराय होते हैं, उन्हीं के नाम पर अगला एक्ट आता है, उन्हीं के नाम पर अगला एक्ट आता है। तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, सुधार अधिनियम, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उस समय जो मॉर्ले हुआ करता था, लॉर्ड मॉर्ले, यह हुआ करता आपका भारत का राज सचिव, भारत का राज्य सचिव। और मिंटो सेकंड हुआ करता था आपका मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड हुआ करता था वायसराय। तो इन्हीं के नाम पर अगला अधिनियम आता है, किस नाम से, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, नोट कर लिया होगा। तो देखो इसके तहत सबसे पहला काम क्या होता है, जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, पृथक
निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। ठीक है, इसी के तहत मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। नेक्स्ट काम क्या होता है, इसी के तहत मुस्लिमों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसी के तहत मुस्लिमों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो यह विशेष अधिकार होते क्या हैं? देखो, अब लोग होता क्या है, मुस्लिमों को 2 वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसके तहत मुस्लिमों को 2 वोट देने का अधिकार मिल जाता है, परंतु हिंदुओं को 1 ही वोट देने का अधिकार होता है। उसमें से जब जो मुस्लिम वोट देंगे तो 1 वोट फिक्स थी कि वो मुसलमानों को ही देंगे, 1 वोट किसी को भी दे सकते हैं। बट होता क्या है, वो भी किसको जाती थी, मुस्लिमों को। तो ये था आपका 1909 का मौलिक मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, रब कर दें, तो रब कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका 1919। इसके बाद आता है आपका 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है ना। तो देखो, ये हुआ करता था उस समय राज्य सचिव। मॉन्टेग्यू हुआ करता था राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव। और मेरे प्यारे दोस्तों, चेम्सफोर्ड हुआ करता था उस समय वायसराय। तो इन्हीं के नाम पर अगला जो एक्ट आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इसके तहत सबसे पहला काम क्या होता है, इसके तहत सबसे पहला काम होता है आपका 1919 से प्रांतों में देश शासन लगा दिया जाता है। ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। ब्रिटिश प्रांतों में देश शासन लगा दिया जाता है। यह रहता कब से कब तक है, यह रहता आपका 1919 से 1935 तक। 1919 से 1935 तक रहता है। और इसी के तहत नेक्स्ट काम क्या होता है, 1919 के तहत जो अंग्रेज अफसर थे जिनका पहले वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जा रहा था, अब उनका वेतन पुनः दोबारा से इंग्लैंड से दिया जाने लगा। दोबारा से कहाँ से दिया जाने लगा, इंग्लैंड से दिया जाने लगा। लिख लीजिएगा, अंग्रेज अफसरों का वेतन, अंग्रेज अफसरों का वेतन पुनः ब्रिटेन से दिया जाने लगा। ब्रिटेन से दिया जाने लगा, पुनः ब्रिटेन से दिया जाने लगा। कहाँ से दिया जाने लगा, ब्रिटेन से। इसके अलावा नेक्स्ट काम क्या होता है इसके तहत, नेक्स्ट काम होता है भारत में पहली बार निर्वाचन कराना निर्धारित हुआ। निर्वाचन कराना निर्धारित हुआ। भारत में पहली बार निर्वाचन कराना निर्धारित हुआ। ठीक है, भारत में पहली बार निर्वाचन कराना निर्धारित हुआ। तो इसको नोट कीजिएगा, इसको सभी लोग नोट कीजिएगा। अब देखो होता क्या है, जो 1919 से 1935 प्रांतों में लगा दिया गया द्वैध शासन। तो प्यारे बच्चों, प्रांतों में लगा दिया गया द्वैध शासन। तो आपको पता है, हम सब जानते हैं, इससे पहले जब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, कौन हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव आपका हुआ था
सबसे पहले देखो कौन आया था, गवर्नर हुआ था, जो भी हुआ सबसे पहले बंगाल में गवर्नर आए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था गवर्नर। जब रॉबर्ट क्लाइव आपका गवर्नर हुआ करता था तो उसने 1765 में क्या किया था, इलाहाबाद की संधि की थी। 1765 में प्यारे दोस्तों उसने किया था इलाहाबाद की संधि। तो 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत उसे क्या मिल गए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक एकाधिकार, मतलब व्यापारिक एकाधिकार तो मिल ही गए थे, और टैक्स वसूली का एकाधिकार भी मिल गया था। टैक्स वसूली का जो भी टैक्स होगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उसका टैक्स वसूली का उसे एकाधिकार मिल गया था। तो उसी के तहत वो 1765 से 1772 तक भारत की लूट करता है और बंगाल में लगाता है द्वैध शासन। तो बंगाल में क्या लगाता है वो, द्वैध शासन। तो इसी को देखते हुए कि कहीं दोबारा से हमने लगाया 1919 से 1935 में प्रांतों में लगा दिया द्वैध शासन, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों में लग गया द्वैध शासन। कहीं ये लोग भी रॉबर्ट क्लाइव की तरह लूट खसूट करना चालू ना कर दें। तो इसके लिए प्रत्येक 10-10 साल के बाद, एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि ब्रिटेन में आयोग का गठन किया जाएगा और जो कि भारत आया करेगा और इसकी जांच किया करेगा कि ये काम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वापस जाके ब्रिटेन में वहाँ जाके रिपोर्ट दिया करेंगे। अब होता क्या है, देखो होता यह है कि जो आयोग आया करेगा प्रत्येक 10-10 साल बाद आया करेगा। तो 1919 के बाद आना चाहिए था 1929 में, परंतु 1929 में होते हैं ब्रिटेन में चुनाव। तो उस आयोग को 2 साल पहले उसका गठन किया जाता है। तो उस आयोग का नाम था कमीशन आयोग, ठीक है, साइमन कमीशन आयोग, ठीक है, या साइमन कमीशन हो गया या साइमन आयोग हो गया, साइमन कमीशन हो गया या साइमन आयोग हो गया। तो उसका गठन कर दिया जाता है 1927 में, और वह 1928 में भारत आ जाता है, 1928 में आ जाता है वह भारत। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आप कर दें। और 1928 में आ जाता है साइमन कमीशन भारत, लिख लीजिए 1928 साइमन कमीशन, साइमन आयोग का भारत में आगमन। 1928 में साइमन आयोग आ जाता है भारत में। इसमें होते हैं 7 मेंबर, और ये 7 ही अंग्रेज होते हैं। अब ये 7 ही अंग्रेज होते हैं तो इसी बात से जो भारतीय राजनेता थे खफा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा हुआ है उसके जो अधिकारी जो उनमें, ठीक है, जो द्वैध शासन लगाया वो भी किसने लगाया, उस पर जो काम कर रहे हैं वो भी अंग्रेज लोग कर रहे हैं, और ये कमीशन आया इसमें भी अंग्रेज लोग हैं। ये यहाँ से जो जांच करेंगे फिर उसकी रिपोर्ट भी देंगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश में उस रिपोर्ट का जो निरीक्षण करेंगे वो भी अंग्रेज करेंगे। तो इसमें इंडियंस का क्या मतलब रहा, तो इसमें तो पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रही। तो ये भारतीय जो राजनेता हैं वो कहते हैं इन 7 मेंबरों से कम एक भारतीय जरूर होना चाहिए। तो इसी के लिए जो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, और बंगाल में, ठीक है, लाहौर में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है साइमन कमीशन के विरुद्ध। लाहौर में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है, और नारा लगाया जाता है गो बैक साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कड़ी में जो होता है लेफ्टिनेंट स्कॉट क्या करता है, लाठी चार्ज का आदेश देता है। लाठी चार्ज का आदेश दे देता है। तो इसी लाठी चार्ज में लाला जी की, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
ठीक है, स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, लेफ्टिनेंट स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं। बट होता क्या है, उस दिन लेफ्टिनेंट स्कॉट ना आते हुए वहाँ का एक आयुक्त था सैंडर्स बाहर आता है। अब वो तो मारने के इरादे से गए थे, हत्या करने के इरादे से गए थे, कोई बात नहीं, अगर स्कॉट नहीं आया तो चलो आज सैंडर्स को ही ख़त्म कर देते हैं और सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इस तरह वह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। अब होता क्या है, जब लाला जी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, सब जगह विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जब विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो मेरे भाई लोगों, पहले तो ये बता दी, यहाँ तक सबने लिख लिया ना, नोट कर लिया नहीं, क्या बताओ मेरे को। अब देखो एक चीज़ और पूछ ली जाती है, एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, साइमन कमीशन का सपोर्ट किस किस ने किया था, साइमन कमीशन को सपोर्ट किस किस ने किया था। तो साइमन कमीशन को जो सपोर्ट करने वाले थे 3 लोग थे, एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक थी यूनियनिस्ट पार्टी, एक थी मोहम्मद सैफी ग्रुप। ठीक है, इन तीनों ने क्या हुआ, साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था, मोहम्मद सैफी ग्रुप। ठीक है, इन तीनों ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। तो मोहम्मद सैफी ग्रुप किसकी थी, जे मुस्लिम लीग की। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन का सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे। साइमन कमीशन को सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी, मोहम्मद सैफी ग्रुप, इन तीनों ने साइमन कमीशन का सपोर्ट किया था। ठीक है, स्वागत किया था, साइमन कमीशन का स्वागत किया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। चलो रब कर देते हैं। अब क्या हुआ, जब लाला जी की मृत्यु हो जाती है तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। जब विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार, उस समय भारत का राज सचिव हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड से कहती है भारत का राज सचिव हुआ करता था उस टाइम, भारत का राज सचिव लॉर्ड बर्कनहेड से कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप जाके कांग्रेस से मिलिए और वहाँ के विद्रोहों को शांत कराइए, वहाँ जो विद्रोह हो रहे हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनको शांत कीजिए। तो लॉर्ड बर्कनहेड कांग्रेस के उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो हुआ करते थे आपके मोतीलाल नेहरू जी के पास जाता है और जाके कहता है कि आप इन विद्रोहों को शांत कीजिए। तो मोतीलाल कहते हैं कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब हम अपना शासन खुद करना चाहते हैं। तो लॉर्ड बर्कनहेड कहता है ठीक है, हम आपको यह पूर्ण स्वराज दे देंगे, बट हमें आप यह श्योर करो, यह सुनिश्चित करो कि आप इसको भारतीय राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चला लेंगे। यदि हम आपको पूर्ण स्वराज देते हैं तो आप भारतीय राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चला लेंगे। तो वो कौन, लॉर्ड बर्कनहेड कहता है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो, आप एक ऐसा मसौदा तैयार करो और उसमें उस हर पॉइंट को डालो जिससे आप राज व्यवस्था चलाना चाहते हो, और सभी पार्टियों को हेड को इकट्ठा कीजिए और उनके सामने उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कीजिए। उसमें जितने भी आप पॉइंट डालेंगे उनको उन्हीं के सामने प्रस्तुत कीजिए। यदि सभी लोगों ने आपकी रिपोर्ट पर साइन कर दिए तो हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे और 1 साल के भीतर पूर्ण स्वराज देकर यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो होता क्या है, दिल्ली में सभी पार्टियों के हेडों को बुलाया जाता है। ठीक है, एक मीटिंग होती है जिसमें नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेहरू
नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, सभी पार्टियों की जो अध्यक्ष होते हैं, सभी पार्टियों के हेड होते हैं, इस रिपोर्ट पर साइन कर देते हैं, बस एक अध्यक्ष को छोड़ के। वो कौन सा था आपका? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इस पर साइन नहीं करता है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस पर साइन नहीं करता है, तो यह इस शर्त को एक तरह से हार जाते हैं। क्योंकि कौन? लॉर्ड बर्कनहेड कहता है यदि सभी लोगों ने साइन कर दिया, एक शर्त रखी थी उसने, यदि सभी लोगों ने साइन कर दिया तो हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे। क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड को तो पता था कि अब तक भारतीयों में फूट पड़ चुकी है, मुस्लिम हिंदुओं में फूट पड़ चुकी है। तो इसी के तहत वो उसे कह देता कि चलो कोई नहीं, आप ऐसा कीजिए, सभी पार्टियों के हेडों से इस पर साइन करा लीजिए। उसे पता थी कि उसको साइन नहीं कराएंगे, तो इसी के तहत क्या होता है, यह शर्त को हार जाता है। और देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है, 1928 नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले रिटन डिमांड की थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। तो मौलिक अधिकारों की लिखित डिमांड कब की गई थी? 1928 में। किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम लिखित मांग, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम लिखित मांग 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। 1928 में किस में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। अब होता क्या है, नेहरू जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, क्या होता है, शर्त को तो हार जाते हैं। अब हार जाते हैं तो वो कहते हैं अंग्रेजों से, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो, आप हमें डोमिनेंस राज का दर्जा दे दीजिए। एक तरह से मतलब आप शासन आपका ही रहेगा, बट जो राज व्यवस्था होगी वो हमारी होगी। शासन आपका ही रहेगा, बट जो राज व्यवस्था होगी वो हमारी रहेगी। तो होता क्या है, इसी बात को लेकर बाप बेटे में बिगड़ जाती है। मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू में बिगड़ जाती है, और कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाती है। तो 1928 में ही कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाती है। एक यूथ ओल्ड कांग्रेस, एक यूथ, इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, इसके होते हैं मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। और देखिएगा जो आपकी नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट को ही कहा गया है, ठीक है, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब होता क्या है, क्योंकि ये तो इस पर ही राजी हो गए कि आप देखो अधिकार आपका ही रहेगा, ठीक है, वो कहते हैं कि अंग्रेजों के अधिकार आपका ही रहेगा, बट जो राज व्यवस्था होगी वो हमारी होगी। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं हम तो पूर्ण स्वराज ही लेकर रहेंगे। और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पूर्ण स्वराज के, ठीक है, पूर्ण स्वराज का एक तरह से दृढ़ संकल्प कर लेती है, पूर्ण स्वराज को ही अपना दृढ़ संकल्प बना लेती है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाती है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाती है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस क्या बनाती है? पूर्ण स्वराज दिवस बनाती है, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका साइमन कमीशन आया था, इंग्लैंड वापस पहुंच गया था, तो जब इंग्लैंड वापस पहुंच गया था, वो जो प्रांतों में जो द्वैत शासन लग रहा था उसकी रिपोर्ट
तो उसकी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी। तो उसी के लिए ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते 1930, 1931 और 1932 का। 1930, 1931, 1932 का। तो 1900 पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं भाग लेता है, क्योंकि वह बोलते हैं कि आप लोग कांग्रेसियों को वह बुलाते हैं कि आप लोग हमारे साथ बैठकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो 1930 में उसमें कोई नहीं जाता है पहले गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कौन? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे पहले, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। तो देखो होता क्या है प्यारे दोस्तों, 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का होता है कराची अधिवेशन, ठीक है। 1931 में होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी में कराची अधिवेशन में ही फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की मांग उठती है। मौलिक अधिकारों की मांग उठती है। मौलिक अधिकारों की मांग उठती है। तो इसी अधिवेशन के तहत, ठीक है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए भेजा जाता है और वे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए, ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, रब कर दें। अब होता क्या है, अंग्रेज कहते हैं कि जो अब अगला भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें आपकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा और आपको मौलिक अधिकारों की जो मांग है उसको दे दिया जाएगा। तो इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। तो देखो जो हमारा संविधान में लिया गया है, जो हमारा संविधान है 80% यहीं से लिया गया। 80% उसमें यहीं से लिया गया। 80% कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया है। इसके तहत क्या होता है, जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया जाता है। प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। तो देखो इसके तहत होता क्या है, जो ब्रिटिश प्रांतों में द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया जाता है और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। और यह आज तक चल रहा है। जैसे आपको केंद्र में सेंटर पे जीएसटी देते हैं, राज्य में भी जीएसटी देते हैं, तो 2 टैक्स देते हैं कि नहीं, तो वही क्या है आपका द्वैध शासन। इसको नोट कीजिएगा, इसको सभी लोग नोट कीजिए। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है और इसी के तहत 1935 में, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट था,
ठीक है। इसी के तहत 1935 में जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यह काम कब से चालू करता है? यह काम कब से चालू करने लग जाता है? 1937 से। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट काम कब से करना स्टार्ट कर देता है? 1937 से। 1937 से यह काम करना स्टार्ट कर देता है। 1937 से यह काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी के तहत एक काम और होता है, उसको और नोट कर लीजिएगा। 1937 में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाता है। 1937 के तहत ही बर्मा को भारत से पृथक कर दिया जाता है। ठीक है, बर्मा क्या होता था? यह पहले भारत का हिस्सा होता था, इसको फिर 1937 के तहत पृथक कर दिया जाता है। जो आज का म्यांमार है, पहले हुआ करता था यह बर्मा, इसको पृथक कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका क्राउन रूल अभी चल ही रहा है। तो इसके बाद आएगा आपका संविधान सभा, इसके बाद आएगी संविधान सभा। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया गया होगा और सबकी समझ में आया होगा, आशा है। ठीक है, यदि आप लोगों की समझ में आ गया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपके जितने भी ग्रुप हैं सब जगह फैला दीजिएगा। अब आपकी क्लास होगी मंडे को, अब आपकी जो क्लास होगी वो होगी मंडे को, उसमें आपकी आएगी संविधान सभा। ठीक है, धीरे धीरे हम संविधान सभा प्रस्तावना, फिर आएंगे आर्टिकल संशोधन, इस तरह से पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्यों? अभी तो क्या आएगा, अभी तो देखो ये तो स्टार्टिंग है कि आपकी पॉलिटी की स्टार्टिंग हुई कहाँ से, आपकी पॉलिटी की स्टार्टिंग हुई कहाँ से। जो उसके 3 चरण हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे और ऐसे चलेंगे बिल्कुल सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे। और आपको यकीन मानिए पॉलिटी को इतनी आसान भाषा में, मतलब इतनी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।